हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के ही अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में। और इतिहास लेखन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके काल क्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिससे आगे आने वाला जो हमारा सभी सोपान होंगे, सभी अध्याय होंगे, उनकी एक रूपरेखा कैसे आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, जो कि एक रोड मैप बनेगा, जिस पर हम और आप आगे चलकर पूरे हिंदी साहित्य को पढ़ने का एक सरल प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो आज क्या होगा, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्य इतिहास की जितनी ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे कैसे लिखा गया है, क्या तरीके अपनाई गई हैं, कौन ज्यादा अच्छा लिखा है, किस अनुपात में हम किसको ज्यादा अच्छा बेनिफिट देंगे या कौन कम अच्छा है, ये सब चीजें अपने अपने अनुसार हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखो यार, पहले हमें जानना चाहिए जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उसके बारे में पहले क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो यार, आपने एक नाम सुना होगा साहित्य इतिहास दर्शन। ठीक है, जो दर्शन, आपने दर्शन शब्द कई बार सुने होंगे। दर्शन शब्द का पहले एक मोटा मोटा मतलब जान लीजिए। एक दर्शन जो आप किसी देवी देवता करने जाते हो, एक वो होता है। लेकिन दर्शन का मतलब केवल देखने से नहीं होता है। ठीक है, दर्शन का सीधा सीधा एक मतलब है आपके विचार क्या है, मतलब का विचार क्या, आपका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, जैसे जैसे हम साहित्य के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसके क्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा साहित्य इतिहास कहलाता है। लेकिन जब हम साहित्य इतिहास का अध्ययन करने लगते हैं, जैसे सबसे पहले साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, उसके बाद किसने लिखा, तीसरे में कौन लिखा, तो इस जो क्रम साहित्य इतिहास के बारे में जो हम अध्ययन करते रहेंगे, उसके जो नजरिया व दृष्टिकोण उसके प्रति बनेगी, वो साहित्य इतिहास दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बढ़िया चर्चा होने वाली है। अब हम देखते हैं थोड़ा साहित्य इतिहास के बारे में। देखो यार, जो साहित्य इतिहास है, साहित्य का इतिहास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रंथ कौन होता होगा, आपने सोचा, आप अगर सोचोगे तो बस देखिए, भक्ति काल में एक थे नाभादास जिनकी रचना है भक्तमाल, एक थे गोकुलनाथ जी जिनकी रचना है 200 वैष्णवन की वार्ता, एक है 284 वैष्णवन की वार्ता। इन्हें भी क्या है कि ऐतिहासिक ग्रंथ के आसपास माना जा सकता है। इसे हटाने का रीजन ये था कि इसे नहीं माना गया, इसमें केवल और केवल कवियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में दी गई जानकारी। इस वजह से जो विद्वानगण है इसे इस क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। बाकी इसकी जो शुरुआती स्टेप की अगर बात की जाएगी, ये भक्ति काल से यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि भक्ति काल आखिरकार माना किसे जाएगा या होता किस प्रकार से है, इतिहास ग्रंथ किसे माना जाएगा, किसे। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये जान लेते हैं, जो इतिहास ग्रंथ होता है उसमें साहित्य में आने वाले जो कवि हैं या जो लेखक हैं उन्हें शामिल किया जाता है, उनके काल क्रम का भी ध्यान दिया जाता है, या कभी कभी होता क्या है उनकी जरूरी चीजें दे दी जाती हैं, लेकिन जो हमारी शुरू की चीजें हैं उनमें हम कालक्रम नहीं पाते हैं देखने को। उनमें हम जो वर्ण अनुक्रम पद्धति को पाते हैं, या कई प्रकार से जिन्हें रखा तो गया है लेकिन उन्हें बहुत वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू रखा नहीं गया है। तो जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो कुल 4 प्रकार से लिखे जाते हैं अभी तक जो भी आए हैं सामने निकल के। तो उनमें से हम अगर देखें, जगह हटा देते हैं तो 4 प्रकार में जो साहित्य इतिहास है उनमें हम पाते हैं कि सबसे पहला जो पद्धति है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति होता है। सेकेंड नंबर में जो इसी का एक अगला रूप होता है वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में, उसमें हम पाते हैं देखने को कि कालानुक्रम पद्धति होता है। ठीक, कालानुक्रम पद्धति होता है। तीसरा होता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, और चौथे नंबर पे आता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह विधेयवादी पद्धति। क्या है, विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो हैं, जो चारों इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने भी इतिहास ग्रंथ मौजूद होंगे या आप जिन्हें भी यूज करोगे भविष्य में, वो सभी इसी 4 में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, आगे जितने भी इतिहास ग्रंथों के बारे में बात करेंगे वो इसी में से कोई ना कोई अवश्य होंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी मोटा मोटा हम ये जान लेते हैं कि जो वर्णानुक्रम पद्धति होता क्या है।
वर्णानुक्रम पद्धति होता है कि वर्ण प्लस अनुक्रम प्लस पद्धति में होकर आया है। इसमें जितने भी कवि लोग रखे जाएंगे वो वर्ण के हिसाब से रखे जाएंगे। यानी जो हमारा काखा गाघा वाला पूरा ककहरा है, सॉरी पूरा का पूरा वर्ण ग्रुप है, उसमें से जो पहले आया है उस नाम वाले व्यक्ति को पहले रखा जाएगा, चाहे उसका जन्म बाद में हुआ है या वो काल का अलग अलग हुआ हो। ठीक है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति है। इसमें दो लोगों को शामिल किया गया है, आप अगर पाओगे, एक है गरसा तासी जी, वर्णानुक्रम पद्धति अनुसार गरसा तासी, ठीक है, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शिव सिंह सेंगर, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। ये दो लोग जो अपना अपना ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनके बारे में आगे बात होगी, इन दोनों के जो ग्रंथ हैं उन्हें वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नाम आता है कालानुक्रम पद्धति का। ठीक है, कालानुक्रम पद्धति के अंतर्गत होता क्या है कि आपके जो कालक्रम है उसके अनुसार तो रखा ही जाता है, तो रखा भी गया है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आते हैं, ग्रियर्सन जी आते हैं, काल के अनुसार में ग्रियर्सन है। उसके बाद है मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु को रखा गया। ठीक है, तो कालानुक्रम पद्धति हो गया है। तीसरे नंबर पर आता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में अगर आप जानोगे तो इसमें केवल इतना ही है कि इसमें सभी चीजें बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर रखी जाती हैं, हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित सुव्यवस्थित रखी जाती हैं। तो इस प्रकार से उस टाइम पीरियड में कोई भी पद्धति ऐसी मिली नहीं है कुछ जो भी रखते हो, लेकिन ये भी एक तरीका है। इसमें बताया गया है कि जो भी लोग हैं उन्हें केवल और केवल रख देना उचित नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो लेखक या जो लिखने वाले होते हैं, वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं और उसके बाद जो चीजें होती है उन्हें रखते हैं। ठीक है, तो ये भी जरा अपरिपक्व माना गया है साहित्य इतिहास लेखन में। आता है आखिरी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक है फ्रेंच विद्वान तेन, आप अगर जानोगे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है भविष्य में। हमारे जैसे अगर मुझे बिल्कुल सही याद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंच विद्वान है तेन। तेन की स्पेलिंग TAINE है, मेरे अंदाज से गलत भी हो सकता है, लेकिन चेक कर लीजिएगा। ये है फ्रेंच के हैं, तो फ्रेंच विद्वान तेन ये विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। भारत में हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोग जो किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर आप पाते हो कि हमारा जो इतिहास ग्रंथ है जो लिखा जाता है, कोई लिखेगा तो वो सब डिपेंड करता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वर्तमान में वो इसी विधेयवादी पद्धति को माना जाता है, जिसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रणेता है अपने हिंदी क्षेत्र में भारत में। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी भी आते हैं और भी कई लोग आते हैं, गणेश जी आते हैं। तो ये सभी क्या किए हैं, बस इसी में थोड़े समुचित परिवर्तन करके इसे आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटा मोटा तरीके से एक बार अगर हम ध्यान देखें तो हम साहित्य इतिहास जो ग्रंथ लेखन है उसके प्रकार के बारे में जान गए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इसमें साफ करना होगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी अलग अलग लोग हैं जो जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगला स्टेप है प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में हम एक एक करके आराम से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर अगर हम देखते हैं तो आप अगर कई बार आपने सुना होगा इस नाम को, एक नाम है गरसा दा तासी जी का नाम सुना है आपको। ये फ्रेंच विद्वान थे ये फिर। तो उनकी एक रचना है इस्तवार दा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, सॉरी। तो ठीक है, इस्तवार दा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, थोड़ा लिखने में समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, थोड़ा कोई का करेक्शन हो तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है ये है गरसा दा तासी जी का। ठीक है, ये क्या है, गरसा दा तासी का है, गरसा दा तासी जी का है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन परंपरा में
सबसे पहला ग्रंथ है, ठीक है। इसे लिखा गया। अब ये आया कब? ये आया था 1839 में, ठीक है। कब आया था? 1839 में। थोड़ा इसके सन के बारे में जान लीजिए। ये इसका जो चीजें हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला भाग इसका जो आया था वो 1839 में आया था इसी का। तो उसके प्रथम संस्करण का पहला भाग 1839 में आया था, दूसरा 1847 में आया था, ठीक है। उसके बाद में जब इसका दूसरा संस्करण आया था वो 1871 में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 2-3 स्थान है, जरूर ध्यान दीजिएगा। खैर ज्यादा पूछता नहीं, ये वाला यही पूछता बस 1847 वाला। तो इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी गरसद तासी जी का है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें ना ही कालक्रम का ध्यान दिया गया है, ठीक है, और ना ही इसमें आपके नामकरण का ध्यान दिया गया है। सॉरी, नामकरण का ध्यान दिया गया है। इसमें आपके कालक्रम का ध्यान नहीं दिया गया है, आपके टाइम पीरियड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं इसमें कुल मिलाकर के 738 कवियों का वर्णन दिया गया है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों शामिल हैं। 738 कवियों का वर्णन है, हिंदी और उर्दू दोनों मिला के। केवल और केवल मात्र 72 हिंदी से लिए गए हैं। केवल और केवल मात्र 72 लोग 72 कवि हिंदी वाले मौजूद हैं, ठीक है। एक चीज में जरूरी यह है कि इसका एक अनुवाद आया था 1952 में, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लेकर आए थे। उसका शीर्षक दिया गया था हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। क्या दिया गया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य, एक क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा गया है कि इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का जो अनुवाद है वो कौन सा है या किसने किया है, कब आया था, इस प्रकार, ठीक है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये एक अनुवाद ग्रंथ है, 1952 में आया था और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने आया था। वार्ष्णेय लिख देते हैं हम, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम देते हैं इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के बारे में थोड़ा बातचीतें हो चुकी हैं। नंबर 1 में यही है। सेकंड नाम में आते हैं, आपने नाम सुना होगा मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी करीमुद्दीन की जो रचना है तजकिरा सूरा हिंदी, उसका नाम है। तो ये 1848 में आया था, ठीक है। ये बहुत खास तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज ध्यान देने वाला है। ये थोड़ा बहुत कालक्रम का ध्यान हल्का दिया गया है। इसे तबकास सूरा भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम तबकास सूरा भी है, मौलवी करीमुद्दीन के इसका, ठीक है। तो ये कब आया था? 1848 में आया था। थोड़ा मुझे साफ कर देते हैं, फिर उसके अगला आता है, एक है भाषा काव्य संग्रह। आपने एक नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना जान लीजिए। भाषा काव्य संग्रह, उसके बाद है भाषा, थोड़ा यार हमारी राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। ये आया था 1873 में, 1873 में। इसे लाने वाले हैं महेश दत्त शुक्ल जी, ठीक है। क्या नाम उनका? महेश दत्त शुक्ल है। यार एक चीज जरूरी है कि इससे आप नोट करके जान लीजिए हमेशा के लिए कि जो भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल जी हैं जो लाए हैं, ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पाते हैं कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह 1873 में ये है, ठीक है। अगले नंबर पर आ जाते हैं, जो भाषा काव्य संग्रह के बाद में आता है शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव सिंह सरोज, ठीक है। क्या है? शिव सिंह सरोज। अब आप हमें ये बताइएगा कमेंट में कि सरोज किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो शिव सिंह सरोज जो रचना है वो लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। थोड़ा सा ये सब कुछ सेम है, इसी जगह हम लिख देते हैं सेंगर, ठीक है। तो ये आया था 1883 में, शिव सिंह सरोज। इसके लिए जरूरी है जान लीजिए दोस्तों कि इसका हमने का ज्यादा मुझे अगर सही ध्यान है तो इसके बारे में थोड़ा एक दो बार पूछा गया कि ये प्रकाशित कहाँ से होता है, ठीक है। ये दोनों रचनाएं प्रकाशित एक ही जगह से हुए हैं। लखनऊ में प्रेस है नवल किशोर प्रेस, ठीक है। लखनऊ का एक प्रेस है नवल किशोर प्रेस, तो वहां से ये दोनों प्रकाशित हुए हैं। तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। ये काल विभाजन और नामकरण का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये दो हो चुके हैं, मेन महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे नाम आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए दोस्त। 1888 में आया हुआ ये है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है। 1888 में आया था और जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में आया था जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा। इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसमें सबसे पहली बार कालक्रम को ध्यान दिया गया है। इसमें नामकरण करने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है, कुल 11 भागों में यह विभक्त है और सभी एक अलग अलग कालक्रम को दर्शाते हैं। ठीक, तो कई लोग मानते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कई विद्वानगण मानते हैं कि यार हिंदी में जो जितने भी इतिहास ग्रंथ मौजूद है उसमें सबसे पहला इसे माना चाहिए, क्योंकि सही अर्थों में अगर हमें कोई एक अच्छा सा मिला है तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में मिला है। ठीक है, तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मतलब ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हम कहेंगे आपके लिए। तो इसे आप नोट करना मत भूलिएगा। किशोरीलाल गुप्त जी ने इसके बारे में इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया है 1957 में। उससे भी जानते रहिए, क्योंकि इसका अनुवाद किस नाम से, या पूछ सकते हैं या जो अनुवाद नाम है उसको दे देंगे, कहेंगे इसका मूल ग्रंथ क्या है जिसका ये अनुवाद है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से दिया गया है। किशोरीलाल गुप्त जी 1957 में लेकर आए थे इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हर चीजें मौजूद है। टाइम पीरियड के हिसाब से 11 अध्याय में विभक्त है। सभी अध्याय क्या किए हैं, एक अलग अलग कालखंड को दर्शाते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ करेंगे, उसके बाद हम एक नई अध्याय बताएंगे आपको। अगला नाम आ जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, क्या है? मिश्र बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, वो तीनों लोगों को ग्रुप है। एक है श्याम बिहारी मिश्र, एक है कृष्ण बिहारी मिश्र और एक है सुखदेव बिहारी मिश्र। ये आप नाम याद रखिएगा, सुखदेव, श्याम और कृष्ण, ये 3 लोग हैं। तो ये मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं। 3 है मिश्र भाई हैं 3 लोग। तो ये जो आया है दोस्त 1913 में आया था। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1913 है। एक कुल मिला के 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। तो मिश्र बंधु विनोद में पहला जो 3 भाग हैं शुरू के, वो 1913 में ही आ गए थे, लेकिन जो चतुर्थ भाग था वो 1934 में आया था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं उन्होंने नामकरण, काल विभाजन ये बिल्कुल ठीक तरीके से मतलब कर दिया था पहले से, लेकिन जो व्यवस्थित रूप है उसको करने का जो श्रेय है वो जाता है मिश्र बंधु जी को। ठीक है, याद रखिएगा कि इसे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसे प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद को किसने प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है। ठीक है, तो प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। इसमें 4591 जो लोग हैं कवि हैं, उन इतने अधिक मात्रा में लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा एक विशाल इतिहास ग्रंथ है जिसमें हर एक चीजों को बिल्कुल सरलता से, आसानी से और सामान्य भाषा में समझने का प्रयास किया गया है। तो मिश्र बंधु विनोद हो गया है। मिश्र बंधु विनोद के बाद नाम आता है एक ऐसे साहित्य इतिहास ग्रंथ का जो सबसे ज्यादा चर्चित है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये आया कब था? ये आया था 1929 में। 1929 में कौन लेकर आए थे? शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो शुक्ल जी। इसके बाद थोड़ा जान लीजिए कि ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था, और ये वर्तमान में हमने मुझे जहां तक मालूम है यार, ये इतना ज्यादा प्रचलित है कि लगभग लोग सभी इसका ही यूज करते हैं। ठीक है,
यह ग्रंथ मूलतः जो हिंदी शब्द सागर है उसकी भूमिका के लिए लिखा गया था। ठीक है, हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित होता है एक हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के लिए लिखा गया था। उसमें कहा गया था हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। लेकिन जब इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख कर दिया, इसे विद्वानों के समक्ष रखा गया और देखे तो पता चला कि यार हिंदी साहित्य का ये जो इतिहास ग्रंथ मिलता है और ये इतना ज्यादा अच्छा मिल गया कि लगभग हर स्टूडेंट जो भी हर एक कंपटीशन तैयारी करता है उन सब के रूम में, उन सब के लाइब्रेरी में ये अवसर रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसे लिखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 में। ठीक है, 1938 में। एक चीज जरूर ये जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा कि ये इंपॉर्टेंट किस क्षेत्र में है, मतलब किस लिए से इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। इसमें बस एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। दरअसल इसमें हुआ क्या, रामचंद्र शुक्ल जब लिख रहे थे उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो आदिकाल का समय है और जो थोड़ा सा मान लीजिए अपभ्रंश का समय है और थोड़ा ऊपर जाते हम अगर पाते हैं तो पाते हैं कि भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है उसको ही शामिल करता है, उसके बाद के चीज को नहीं शामिल करता है। तो जो 693 से लेकर के 1693 तक का जो टाइम पीरियड है, 693 से 1693 तक के जो टाइम पीरियड है उसी के बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्णन इसका नहीं मिलता है या इसके अंदर नहीं है और लिख नहीं पाए थे। तो इसमें यही चीज पूछता है, हम तो कई बार देखे जो क्वेश्चन मिला है वो इसी टाइम पीरियड से पूछता है कि ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसके अंतर्गत इतने ही टाइम पीरियड जुड़ा गया है। यह पूछ लेता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कहां से कहां तक के टाइम पीरियड का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आती है। अगला नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आपने सुना होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 कुल किए हैं, मतलब एक है हिंदी साहित्य की भूमिका पहले लिखा गया है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका है, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का यार इतना प्रचलित लोग हैं, इनके बारे में ही कहा जाता है कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सीधे सीधे किसी ने टक्कर दी है तो केवल इन्होंने दी है, नहीं तो सभी लोगों ने या तो इनका अनुसरण किया है या तो इनका विरोध किया है। यही चीज है। तो देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा, इससे चलिए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो सबसे पहले क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य का विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, आगे क्या बातें हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। सबके बारे में थोड़ा सन का जान लीजिए, सन नहीं लिखे। एक आया था 1940 में, पहला 1940 में, दूसरा 52 में और फिर उसके बाद में 52 में ही आया था। ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा पूछता है। अगला नंबर आ जाता है गणपत चंद्रगुप्त जी का। उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, इस वजह से इसका नाम दे देते हैं। तो है क्या, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है किसका, गणपत चंद्रगुप्त का। आया कब, 1965 में। टाइम भी याद रखिएगा क्योंकि टाइम पीरियड के साथ सेट करने को ये जो आयोग है बहुत ज्यादा मात्रा में देता है। ठीक है, इसका ये जो यूजीसी नेट कराता है इसको। तो है कौन, गणपति चंद्रगुप्त। कुछ खास है नहीं, लेकिन विधिवादी पद्धति को उपयोग किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को आगे बढ़ाने में थोड़ा प्रयास किया गया है, यही चीज है। अगला है
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास ये आया था 1986 में। ठीक, 1986 में आया था। लाने वाले कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, ये इतनी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यार ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है ये जो ग्रंथ है। ठीक है, व्यास सम्मान मिला इसे। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं वो सभी आपके समक्ष रख दिए गए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब इसे साफ करते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि जो काल विभाजन किए गए हैं उनका समय जो है कब से कब तक रहा है, A to Z चीजों का। मतलब सबसे ज्यादा जो ज्यादा प्रचलित नाम है लोगों के, उन्हीं के बारे में थोड़ा हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा साफ करेंगे हम। अगला टॉपिक है काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी रचनाएं लिखी गई हैं या जिनका साहित्य इतिहास मौजूद है उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो नंबर 1 में हम रखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी को। हमें क्या हर जगह मिलता है तो हम भी रखते हैं, तो ग्रियर्सन जी हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का आपने नाम सुना ही है। उसका है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 में आया था। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हम पाते हैं कि 11 अध्याय विभक्त है। मजाक नहीं, 11 अध्याय विभक्त है। अब 11 अध्याय में यार पढ़ते पढ़ते सारा सब गलत हो जाता है। क्या है तो नाम कैसे याद रखा जाए, बिल्कुल ध्यान से फिर भी प्रयास करते हैं आपके सामने। जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो पहला है आदिकाल है, सभी के लिए है, तुम्ही के लिए। लेकिन आदिकाल का जो नाम है इन्होंने चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। चारण काल 700 से 1400 का जो टाइम पीरियड है इन्होंने इसे रखा है, चारण काल है। ठीक है, फिर चारण काल के बाद में नाम आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनरुत्थान। 15वीं सदी का धार्मिक पुनरुत्थान। ठीक है, फिर मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। उसके बाद आता है ब्रज का कृष्ण काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य। फिर उसके बाद आता है मुगल दरबार। फिर उसके बाद आता है तुलसीदास। फिर आता है रीति काव्य। फिर आता है तुलसी के अन्य परावर्ती। ठीक है, तो तुलसी के अन्य परावर्ती। फिर आता है 18वीं शताब्दी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं बच्चों को नाम लिखने के लिए बहुत ही दिक्कत में डाल के चले गए हैं। ठीक है, तो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अध्याय विभक्त हैं। ठीक है, तो कौन कौन है फिर से देख लीजिए। चारण काल 714 माने हैं। 15वीं सदी का धार्मिक पुनरुत्थान है।
फिर मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यार लोगों के नाम के ऊपर किसने अपने जो कालखंड है उसका नामकरण किया। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद ग्रेसन जी हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, इस प्रकार से पाते हैं कि ग्रेसन जी का जो एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान है वो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा कंप्लीट होता हुआ। अगला हम देखते हैं मिश्र बंधु जी का, देख लेते हैं। अगला है मिश्र बंधु जी का है, मिश्र बंधु जी का है। ठीक है, मिश्र बंधु का जो चीजें हैं उसके बारे में चार राम से शुक्ल जैसे कहा आपने सुना ही होगा, एक बार हमने बताया था कब प्रकांड कविवृत्त संग्रह। इन्होंने एक बात कहा है, यूं ही ऐसे ही पूर्व एवं उत्तर से नाम रख दिया है, रामचंद्र शुक्ल का कहना है, लेकिन फिर भी हम इसका देखते हैं। सबसे पहला नाम जो इनका आता है वो है क्या, प्रारंभिक काल। मतलब इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो प्रारंभिक काल, ठीक है, 700 से 1343 तक। ठीक है, ये प्रारंभिक काल में भी इन्होंने दो खंड डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक हो जाता है पूर्व प्रारंभिक काल, एक हो जाता है उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक है, तो क्या होता है, एक पूर्व प्रारंभिक काल, एक है उत्तर प्रारंभिक काल। उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 तक। ठीक है, अगला नंबर रह जाता है इनके ही चीज का, तो माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का भी इन्होंने इसे दो खंड कर दिए हैं। एक कर रहे हैं 1445 से 1560 का। ठीक है, और उसके बाद एक कर रहे हैं 1561 मान सकते हैं, उसके बाद है कि 1680 का। और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सभी विक्रमी संवत में है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो है ये है पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। फिर उसके बाद है उत्तर माध्यमिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माध्यमिक काल भी हो गया 1445 से 1580, फिर 1561 से 1680, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल हो गया। फिर अब ये हो गया प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल हो गया। अब नंबर आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल मतलब मोटा मोटा मान लीजिए कि ये उसी का एक नामकरण है रीत काल का। अलंकृत काल को भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि 1681 से 1790, फिर 1791 से 1889। ठीक है, ये दो कालखंड भी इन्होंने किए हैं। इनमें से हम पहले देखते हैं क्या है, पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, एक है उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो चुके हैं। एक चीज हमें बहुत ही गंदा लगता है इनका, यार बहुत ही गलत क्या लगा है मुझे पर्सनल, मेरा मानना है कि ऐसा संभव ही नहीं है कभी भी कोई भी कालखंड में कि 1680 में माध्यमिक काल हो और 1681 में इनका अलंकृत काल स्टार्ट हो जाए। कोई भी समय जो टाइम पीरियड है एक अचानक नहीं रुकता है। ठीक है, कोई घड़ी नहीं है कि बस अचानक से एक भागती रहेगी कंटिन्यू। तो दिक्कत ये है ना कि ये 1680 मान ली, फिर 1681, या मान सकते 1343 से 1344। ठीक है, तो तुरंत बस जैसे आज एक 2023 खत्म हुआ तो ये युग खत्म होगा, नया युग शुरू हो जाएगा। तो यार ये ठीक चीज नहीं है। कुछ समय जो होता है अगर ध्यान देखोगे तो एक होता है संक्रमण काल, आपने कभी का नाम सुना हो तो संक्रमण काल, जिसमें से होता क्या है कि एक टाइम पीरियड जो है वो खत्म होती रहती है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होती रहती है। तो टाइमिंग इस प्रकार से कोई कालखंड चलता है, एक खत्म होती रहती है तो एक शुरू होती रहती है। तो जिसके बीच में एक संक्रमण काल आता है जिसमें हम दो कालखंड एक साथ रन करते रहते हैं, इसका भी टाइम आता है। तो एक मोटा मोटा अंदाजा जैसे है लगभग लगाकर लोग अगर ये चीज अगर प्रोवाइड करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा दृष्टिकोण प्रद होगा। लेकिन ठीक है, अब जो दिए हैं हमारे कहने पर चलेंगे नहीं। रीजन ये है कि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक
ठीक है। तो अगला क्या है, अब इसमें क्या हो गया, प्रारंभिक काल हो गया, माध्यमिक काल हो गया, अलंकृत काल हो गया। उसके बाद नंबर आ जाता है परिवर्तन काल का। ठीक है, अगला नंबर आ जाता है परिवर्तन काल का। परिवर्तन काल, परिवर्तन काल ये वर्तमान काल को ही कह रहे हैं। यहाँ 1890 से 1925 तक मान रहे हैं। और परिवर्तन काल के बाद नंबर आ जाता है वर्तमान काल का। ठीक है, क्या नाम आ जाता है, वर्तमान काल। यहां लिख देते हैं वर्तमान काल। अब देखिए जो वर्तमान काल है ये 1926 से अब तक मान रहे हैं। ठीक है, तो मिश्र बंधु जी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो भी ले सकते हो। फिर से बता देते हैं, मिश्र बंधु जी का जो पहला कालखंड है वो है प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड 700 से 1343 तक माना गया है, जो जिसे हम पूर्व प्रारंभिक काल भी कहते हैं, इसके दो खंडों में से। और एक सेकंड खंड है उत्तर प्रारंभिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1344 से 1444 तक है। फिर नंबर 2 में आता है माध्यमिक काल, जिसके भी दो खंड कर दिए गए हैं, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1445 से 1560 है। और जो सेकंड स्टेप है उत्तर माध्यमिक काल है वो 1561 से 1680 तक है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल के भी दो खंड कर दिए गए हैं, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का टाइम पीरियड 1681 से 1790 है। और उत्तर अलंकृत काल का टाइम पीरियड जो है 1791 से 1889 है। उसके बाद नंबर आ जाता है परिवर्तन काल का, फिर है 1890 से 1925 तक। और उसके बाद आता है वर्तमान काल 1925 से अब तक। तो ये जो टाइम पीरियड, ये जो पूरा चीज था, ये मिश्र बंधु जी का है नामकरण। यहाँ पर हम पाते हैं कि जो मिश्र बंधु जी का वो क्लियर हो जाती हैं। अगला नाम दे लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो शुक्ल जी के बारे में ईमानदारी है बात करना उचित है नहीं, क्योंकि अगर आप जेआरएफ जैसी चीज की तैयारी करते हैं और इनके बारे में नहीं जानते, इनके टाइम पीरियड के बारे में नहीं जानते हैं, तो तैयारी करना खराब है। ठीक है, तो शुक्ल जी का है। तो इन्होंने जो आदिकाल का नाम रखा है वो वीर गाथा काल। खुद ही कहते हैं कि वीर गाथा काल, वहां पर वीरोचित जो रचनाएं हैं सभी रखी गई हैं, जो कि कई रचनाएं ऐसी हैं जो कि कविता से संबंधित है, लेकिन फिर भी। तो शुक्ल जी वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत्सर, फिर 1375 से 1700, 1700 से 1900 और फिर 1900 से 1984। ठीक है, अगला नंबर आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला नंबर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो टाइम पीरियड है वो शुक्ल जी के ही नजदीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हम देखने को पाते हैं। जिनमें से मैं पहला लिखने का था, देखिएगा इनमें से पहला है आदिकाल। याद रखिएगा आदिकाल का जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। तो आदिकाल के बारे में लिखे हैं कि संवत 1000 से 1350 तक। ठीक है, राहुल शुक्ल जी ने 1375 रखा है, इन्होंने 1000 से 1350 रखा है। फिर 1350 यानी कि जो भक्ति काल है 1350 से 1700 तक पूरा है। फिर रीतिकाल है 1700 से 1900 है। फिर उसके बाद आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक, ये अब तक इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में बातें हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। रीजन ये है कि अभी जितने भी इतिहास ग्रंथ है सभी कंप्लीट हो नहीं पाए हैं। लगभग 50 इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम जरूर उनके बारे में लिखेंगे, उनका नाम, उनका सन, उनके रचनाकार जो है वो अगर जरूरी होगा उनके बारे में भी कुछ न कुछ जरूर बता देंगे हम। जैसे हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का मतलब 25 तरह के हैं यार, कई ऐसे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जरूर चीज आप जान लीजिए कि इन्होंने जब अपनी रचनाएं लिखी, यानी कि अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें 4 रचनाओं का उल्लेख किया है कि इन चारों में से मैंने कुछ न कुछ लिया है। तो एक है जो कि मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, एक क्या है, मिश्र बंधु विनोद है, मिश्र बंधु विनोद है। एक है कविता कौमुदी, रामदास त्रिपाठी जी का कविता कौमुदी। हिंदी कोविद माला, हिंदी कोविद माला बाबू श्याम सुंदर दास का है। उसके बाद में है ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार। ठीक है, ये 4 रचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार दे देता है निम्न में से किस रचना
किस ग्रंथ का उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन के दौरान नहीं किया था, या ये देता है निम्न से किसका उपयोग किया था, या ये देता है मतलब जो भी देता है घुमा फिरा के कई बार दे देता है। आयोग यूजीसी करता क्या है कि एक ही क्वेश्चन जो पूछा रहता है ना, जस्ट रिपीट नहीं करता है, कई बार कर लेता है, ऐसा भी नहीं करता, लेकिन ज्यादा बार क्या करता है वो उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर यूज करता है, ठीक है, घुमा के कि लड़के का कंसेप्ट कितना अच्छा क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो इतिहास लेखन की परंपरा है, उसका दर्शन है, और उसका जो ग्रंथ है, और उसका जो नामकरण है, इन और जो टाइम पीरियड में बांटे गए हैं, ये सभी चीजें आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला पीरियड जो होता है वो हमारा होगा आदिकाल, ठीक है। फिर आदिकाल के बारे के बाद में जब पढ़ लेंगे फिर भक्तिकाल, फिर भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग पढ़ेंगे, भारतेंद्र बाद द्विवेदी, छायावाद उत्तर, उसके बाद कई ऐसे जो हालावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद, 1960 जो भी होंगे, जैसे भी होंगे आप सामने पढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद में जो आएगा हमारे समक्ष कुछ गद्य विधाएं आएंगी, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, पत्र पत्रिकाएं, निबंध, और भी जो चीजें हैं वो सभी आपके सामने आएंगी, प्रवासी साहित्य जैसी चीजें, उन सभी के बारे में भविष्य में हम बातें करते रहेंगे। इसी तरह कंटिन्यू मिलते हैं नए वीडियो पर। आशा करता है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बताइए कैसा लगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।